हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बीपीएससी के लिए और डी ट्रिपल एस बी का कल पेपर है मेल का। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स। और मेरा जो एक्चुअली ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था लेकिन आवाज़ ख़राब होने की वजह से उसको हमने डिलीट कर दिया। तो इसी को ही मैं दोबारा बनाया है, मैंने बना रही हूँ मैं इसको दोबारा से। कल डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का मेल का एग्ज़ाम है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स जो अगर मुझे देखते हैं नहीं देखते हैं, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और फीमेल का भी आ जाएगा। और ये बीपीएससी और डी ट्रिपल एस बी दोनों का मिक्स करके हमने जो है ये मैंने एक सेशन जो है ये बनाया है। पिछली बार ये 15 मिनट के बाद ख़राब हो गया था और बहुत लोगों ने देखा भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब जो है मैं इसको अच्छे से जो है बना दूँ। अच्छा, एक ये मैं आपको बताऊं, डी ट्रिपल एस बी इंग्लिश का हम लोगों ने बैच स्टार्ट करा है। डी ट्रिपल एस बी इंग्लिश टीजीटी का बैच है, वो स्पेशली फॉर टीजीटी ही है। और उसमें जो सिलेबस है उसका, वो सिलेबस जो है अगर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का सिलेबस आप लोगों ने देखा हो तो सिलेबस जो है उसमें ग्रामर सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है। ग्रामर में टेंसेस, मॉडल्स, ट्रांसफॉर्मेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। और राइटिंग सेक्शन में थोड़ा बहुत जो है रिपोर्ट और लेटर राइटिंग वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद जो लिटरेचर सेक्शन है, ये ग्रामर का सेक्शन है। लिटरेचर के सेक्शन में वर्क्स ऑफ शेक्सपियर और रोमांटिक एज और 19th सेंचुरी इंग्लिश राइटर्स, 19th सेंचुरी अमेरिकन राइटर्स और इंडियन राइटर्स और मॉडर्न इंडियन राइटर्स, लिटरेचर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सिलेबस है डी ट्रिपल एस बी टी जी टी इंग्लिश का। यही सिलेबस जो है वो अब यही सिलेबस पीजीटी का है, मगर जो मैंने अभी बोला वो सिलेबस हमारे बैच में कवर करवाया जाएगा और शुरू हो गया है। जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया लेकिन एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई बैच तो 16 से चल रहा है तो हम लोग का कैसे होगा, तो भाई बात ऐसी है, क्लासेस चलती हैं लाइव, लिटरेचर की और ग्रामर की, दोनों की लाइव क्लास चलकर, और वो लाइव क्लास बिना किसी भी प्रकार के एडिट हुए डल जाती है, लाइव क्लासेस में डल जाती है। जो स्टूडेंट्स जहां से भी ज्वाइन करते हैं उससे पहले की सारी क्लासेस का बैकअप उनको मिल जाता है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्लासेस तो हो गई हैं, हम कहाँ से करेंगे, हमें अगला पिछला समझ में आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि क्लासेस का बैकअप आपको सारा मिलेगा, सारा मिलेगा। अब ये मान लीजिए कि पेपर थोड़ा लेट होता है तो जो अभी तक पढ़ा दिया वो घूम कर आ जाएगा, पेपर अपना टाइम पे ही हो जाता है तो आपको बैकअप से कवर करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा वीडियो बैच खरीद रहे हैं। जो वीडियो बैच है उसमें ऑलरेडी एक बैच ऑलरेडी पहले हो चुका है, उसकी क्लासेस हैं, पूरा ग्रामर की क्लासेस है और आपका नोट्स जो है वो सारा सेगमेंट आपके पास नोट्स का जाता है। 3 बैचेस हैं ये, एक है आपका डी ट्रिपल एस पी ग्रामर प्लस लिटरेचर, एक डी ट्रिपल एस बी सिर्फ लिटरेचर, एक डी ट्रिपल एस बी ग्रामर प्लस लिटरेचर वीडियो बैच। तीनों के लिए ही अगर आपको जो भी जानकारी चाहिए आप 7895937338 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल ना करना चाहें तो आप ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा को डाउनलोड करके स्टोर में जाकर सारे बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई, जैसे आप बहुत लंबे लंबे मैसेजेस ऐप पर भेजते हैं एंड यू वांट कि हम उतने ही लंबे मैसेजेस से जवाब लिख दें, तो अगर आप एक कॉल कर लेंगे तो एक शालीन से व्यक्ति आपका फ़ोन उठाएंगे और शालीनता से आपको सारी चीज़ें बता देंगे। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, वो बात अलग है, दैट इज़ अमित शर्मा जो फ़ोन उठाते हैं और आपकी क्वेरीज़ को आंसर जो है वो करते हैं। तो आप जो भी आपकी क्वेरी है आप उनसे पूछ सकते हैं। और ये बैच डी ट्रिपल एस बी टी जी टी इंग्लिश के लिए ही है। और मैं जो अभी तैयारी करा रही हूँ, कल पेपर है, अभी फीमेल का होना है डी ट्रिपल एस बी पी जी टी, और बीपीएससी का अपकमिंग एग्जाम दैट विल बी इन मार्च, उसकी तैयारी मैं करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन बाय चॉसर वॉज रिटन फॉर क्वीन एन ऑफ ए क्लेरेंस, बी केंट, सी बोहेमिया, डी डिडो। तो इसका आंसर है आपका ये लिखी गई थी, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन लिखी गई थी क्वीन एन ऑफ बोहेमिया। ये कौन थी? ये रिचर्ड सेकंड की वाइफ थी।
शी वॉज रिचर्ड सेकेंड वाइफ, और जो है इनकी रिचर्ड सेकेंड की वाइफ थी। जब इनका बिट्रोथल हुआ था, बिट्रोथल सेरेमनी पर, बिट्रोथल पर इन्होंने लिखा था जो था ये एक द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, तो वो जो है जो वर्क था द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो लिखा था, यानी कि पक्षियों की जो मीटिंग थी, वो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो लिखा था वो इन्होंने इस पे बिट्रोथल पे लिखा था। और जो उनके शादी के बाद उनके कहने पर लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज किया है। यही हीरोइक कपलेट बाद में उन्होंने अपने मैग्नम ओपस जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें यूज किया है। तो इसका आंसर है बोहेमिया। द स्कूल मास्टर बाय रोजर एशम इज अ मोरालिटी प्ले, एन एजुकेशनल ट्रीटाइज, अ रोमांस एंड एलिगरी। ये जो रोजर एशम का वर्क है द स्कूल मास्टर, ये एक एजुकेशनल ट्रीटाइज है। दैट इज एन एजुकेशनल ट्रीटाइज जिसमें बेसिकली बताया गया है कि किस तरीके से हाउ टू टीच लैटिन प्रोज, लैटिन प्रोज पढ़ाने का तरीका इसमें बताया गया है। और इसमें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग बताई गई है, डिसिप्लिन का महत्व जो है वो बताया गया है। और ये जो थे रोजर आशम जो है वो एक डिडक्टिक राइटर थे और इन्होंने प्रिंसेस एलिजाबेथ के ट्यूटर की भी भूमिका निभाई है। उन्हें ग्रीक पढ़ाने में इनका ग्रीक और लैटिन पढ़ाई है 1548 से 50 के बीच में। तो उनकी जो पहली पब्लिश्ड बुक थी रोजर एशम की, जो पहली पब्लिश्ड बुक थी दैट वाज टॉक्सोफिलस, टॉक्सोफिलस। ये उनकी पहली पब्लिश बुक थी जो 1545 में आई थी। और ये जो स्कूल मास्टर है ये आई थी 1570 में, उनकी मृत्यु के बाद ये पब्लिश हुई थी। तो स्कूल मास्टर बाय जो ये है दैट ए स्कूल मास्टर इज एन एजुकेशनल ट्रीटाइज जिसमें बताया गया है हाउ टू टीच लैटिन प्रोज, और इसमें टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग पे बात की गई है। और इनकी रोजर एशम की जो बुक थी पहली दैट वाज टॉक्सोफिलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर फिलिप सिडनी सिस्टर मैरी हर्बर्ट वाज द काउंटेस ऑफ वेरोटी पेम्ब्रोक लुटियन यॉर्क। सर फिलिप सिडनी की सिस्टर जो थी वो थी शी वाज द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक। इन्हीं के कहने पर इन्होंने आर्केडिया भी लिखा था। आर्केडिया वाज अ पेस्टोरल प्रोज रोमांस, तो उन्हीं के कहने पर उन्होंने लिखा भी था, दैट वाज आर्केडिया। Thomas Middleton's The Witch influenced Shakespeare in writing A Midsummer Night's Dream, The Tempest, Macbeth, Hamlet। पहले आप लोग एक चीज़ ये देखिए कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मकबेथ तो पहले लिखा गया था। तो पहले मैं आपको बताऊं मिडल्टन ने पहले जब शेक्सपियर के मकबेथ पढ़ा था 1606 से 1606 से के आसपास जो है वो लिखा गया है मकबेथ जो लिखा गया है, क्योंकि उसमें गन पाउडर प्लॉट के बारे में बताया गया है और गन पाउडर प्लॉट हुआ था 1605 में। तो उसके बाद जो है वो लिखा गया है 1606 के आसपास वो आया था। तो मकबेथ जो है वो तो पहले लिखा गया है और विच जो है वो बाद में लिखा गया है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि थॉमस मिडल्टन ने जब मकबेथ पढ़ा शेक्सपियर का 1606 वाला एडिशन पढ़ा, तो उन्होंने उसमें विच में ये जो वर्क है इसको इनकॉर्पोरेट करा। ठीक है, जब 1618 में मकबेथ दोबारा से आया 1618 में, यानी कि शेक्सपियर की मृत्यु के बाद 1618 में मकबेथ को जब दोबारा रिवाइज किया गया तो उसमें थॉमस मिडल्टन के विच के कुछ पार्ट्स को लिया गया। तो 1618 वाला जो मकबेथ था 1618 वाला जो मकबेथ था उसमें थॉमस मिडल्टन के विच को इनकॉर्पोरेट किया गया। द ग्लोब थिएटर वॉज रीबिल्ट इन, देखिए जी ग्लोब थिएटर जो है ये जो थिएटर है ये साउथ में बना हुआ था, नदी के साउथ में बना हुआ था। ये जो थिएटर है ये जो पहला थिएटर था द थिएटर जो बर्बेज के द्वारा बनाया गया था उसी की लकड़ियों से बना था। 1599 में बन के तैयार हुआ और इसमें पहला प्ले हुआ था जूलियस सीजर। हेनरी एट्थ का जब इसमें जो इसको
हेनरी एट्थ इसमें मंचन कराया जा रहा था। तो हेनरी एट्थ के मंचन के दौरान इसमें आग लग गई और ये जल गया 1613 में, और 1614 में इसे दोबारा से खड़ा करा गया। तो 1613 में इसमें आग लगी और 1614 में इसे दोबारा से बनाया गया। दैट इज 1614। ल्यूकास्टा इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम कंपोज्ड बाय, तो ल्यूकास्टा के बारे में आपको मैं बताऊं, ल्यूकास्टा जो वर्क है दैट केम इन 1649। ये रिचर्ड लवलेस का वर्क है, दैट इज अ वर्क बाय रिचर्ड लवलेस। ये 1649 का वर्क है ल्यूकास्टा, ठीक है जी। और ये रिचर्ड लवलेस का है, और इसमें इन्होंने ल्यूकास्टा जो है एक निकनेम दिया है एक वुमेन को जिसको वो प्यार करते थे, और उसको वो क्या कहते थे, लक्स कास्टा, जिसका मतलब है प्योर लाइट, प्योर लाइट। जिस एक निकनेम यूज किया है लक्स कास्टा, दैट्स प्योर लाइट। लवलेस जो है वो एक केवेलियर पोएट थे, यानी कि ये चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे। ही वाज अ केवेलियर पोएट, और ये मतलब केवेलियर पोएट दो तरीके के पोएट थे। एक मतलब दो तरीके के उसमें थे, जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट करते थे वो केवेलियर्स कहलाते थे। द हिस्ट्री ऑफ होली वॉर वॉज रिटन बाय एडवर्ड हाइडी, थॉमस फुलर, जेरेमी टेलर या थॉमस कैर्यू। तो ये द हिस्ट्री ऑफ होली वॉर 1639 में आया था, और ये वर्क है थॉमस फुलर का। दैट इज अ वर्क बाय थॉमस फुलर। थॉमस फुलर का वर्क है द हिस्ट्री ऑफ होली वॉर। ड्राइडन्स अलेक्जेंडर फीस्ट इज नोन टू बी एन एक्सीलेंट एलिजी, पिंडारिक ओड, सटायर, लिरिकल पोएम। अलेक्जेंडर फीस्ट और जो ये वर्क है ड्राइडन का, ये पिंडारिक ओड है, दैट्स अ पिंडारिक ओड। जो पिंडारिक ओड होते हैं इन्हें एंकोमियम ओड्स भी कहा जाता है, एंकोमियम ओड्स भी कहा जाता है, यानी कि ये प्रशंसा करते हुए ओड्स जो है वो होते हैं। जो ये अलेक्जेंडर्स पिंडारिक ओड है, इसका दूसरा जो टाइटल है दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक। ये लिखा गया था सेंट सिसिलिया, द पावर ऑफ म्यूजिक, और ये लिखा गया था सेंट सिसिलिया के जो है इसमें सेंट सिसिलिया डे सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया था। सेंट सिसिलिया जिन्हें माना जाता है कि पैट्रन ऑफ म्यूजिशियंस। तो अलेक्जेंडर फीस्ट जिसका दूसरा टाइटल है द पावर ऑफ म्यूजिक, ये एक पिंडारिक ओड है, एंकोमियम ओड्स भी कहा जाता है। पिंडारिक ओड, पिंडार जो लिखा करते थे, इस ये जो ओड होते थे बाकायदा जो है ये डिवाइडेड हुआ करते थे। तो मतलब इसमें जो मूवमेंट्स हुआ करते थे कोरस के, वो आप सबको पता है कौन से मूवमेंट्स होते थे। तो ये ड्राइडन का अलेक्जेंडर फीस्ट जो है दैट इज कॉल्ड पिंडारिक ओड। Who called Milton the mighty mouthed inventor of harmonies? And that is Dr. Johnson, T.S. Eliot, Alfred Tennyson या मैथ्यू आर्नल्ड। तो किसने जो है मिल्टन को माइटी माउथड इन्वेंटर ऑफ हार्मनी कहा है, और वो कहा है एल्फ्रेड टेनिसन ने। ये उनकी पोयम है मिल्टन, उसमें से लिया गया है। ये एल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी पोयम मिल्टन में ये कहा है कि ओ माइटी माउथड इन्वेंटर ऑफ हार्मनीज, ओ स्किल्ड टू सिंग ऑफ टाइम और इटर्निटी, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन अ नेम टू रिजाउंड फॉर एजेस। ये टेनिसन की लाइन्स हैं। The neoclassical writers were mainly concerned with love, human nature, aesthetic beauty, art and culture. तो भाई जो नियो क्लासिकल राइटर्स थे, पहली बात जो नियो क्लासिकल राइटर्स थे दे वर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज कंपेयर टू द सब्जेक्ट मैटर। फॉर देम सब्जेक्ट मैटर इज सेकेंडरी एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्राइमरी। तो ये जो एज है नियो क्लासिकल एज, ये एज ऑफ पोप है, एज ऑफ रीज़न कहलाती है, एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न कहलाती है। और इस एज में जो राइटर्स थे दे वर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमन नेचर, क्योंकि उनका ये मानना था इट्स इम्मानेंट, इट डजंट चेंज एट ऑल। तो ह्यूमन नेचर के ऊपर वो ज़्यादा कंसर्न थे, दे वर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन दे आइडेंटिफाइड ह्यूमन नेचर दैट्स अनचेंजिंग। The Tatler, which started publication in 1709, appeared once a week, twice a week, thrice a week daily. Tatler एक literary journal था,
और ये रिचर्ड स्टील के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1709 में। ये तो लिखा हुआ ही है कि टेटलर जो है वो एक लिटरेरी जर्नल था, रिचर्ड स्टील के द्वारा से स्टार्ट किया गया था। 2 साल तक ये चला, यानी कि 1709 से 1711 तक। और जो है स्टील एंड एडिसन की एक और मैगजीन थी, द स्पेक्टेटर, और ये आता था थ्राइस अ वीक। दैट वाज, ये जर्नल जो है दैट केम थ्राइस अ वीक, 3 हफ्ते में 3 दिन आया करता था। Pope translated Homer's Iliad, which was published in installments between 1715-20, 1621, 1722, 1823। पोप ने, आपको पता ही होगा कि सबसे पहले जो ट्रांसलेट करा था जो होमर को ऑन फर्स्ट, आपको पता है जॉर्ज चैपमैन ने करा था। उसके बाद पोप ने इसको ट्रांसलेट करा था, किसके कहने पे? स्विफ्ट के कहने पे करा था, एंड दैट केम इन इंस्टॉलमेंट्स। वो इंस्टॉलमेंट में आया था 1715 से 1720 के बीच में, 1715 से 1720 तक। तो दैट इज स्विफ्ट के कहने पर पोप ने इलियट का ट्रांसलेशन शुरू किया था 1714 में। 1714 में उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू किया और इसको पब्लिश किया था इंस्टॉलमेंट में 1715 से 20 के बीच में। और सैमुअल जॉनसन का ये मानना था, सैमुअल जॉनसन ने इसको बहुत अक्लेम किया था, बहुत इसकी तारीफ करी थी, मगर रिचर्ड बेंटले के द्वारा इसको कंडेम किया गया था। इट्स अ प्रिटी पोएम मिस्टर पोप बट यू मस्ट नॉट कॉल इट होमर। उन्होंने कहा था रिचर्ड बेंटले ने, इट्स अ प्रिटी पोएम बट यू मस्ट नॉट कॉल इट होमर। 1726 में पोप का ट्रांसलेशन आया था द ओडिसी का। 1726 में ओडिसी का ट्रांसलेशन आया था। Defoe's characters Mole Flanders and Ruxana are prostitutes, orphans, dancers, musicians। तो डीफो के जो ये कैरेक्टर्स हैं, डेनियल डीफो के, ये हैं prostitutes, these are prostitutes। रुक्साना and Mole Flanders are prostitutes। Mole Flanders and Ruxana are the characters of Defoe's novel Mole Flanders and Ruxana the Fortunate Mistress। ये फिक्शनल ऑटोबायोग्राफीज हैं जो पिकारेस्क ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं, और ये 18th सेंचुरी नॉवेल्स में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो नॉवेल्स में ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ये फिक्शनल ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दी, इन दोनों वेमेन के फिक्शनल ऑटोबायोग्राफीज हैं। टॉम जोन्स बाय फील्डिंग अपीयर्ड इन डैश बुक्स 1812-86 बाय टॉम जोन्स, जिसका सबटाइटल है अ फाउंडलिंग। ये आया था, ये एक बिल्डंग्स रोमन नॉवल और पिकारेस्क नॉवल है। ये 3 मेजर पार्ट्स में है, जिसमें हर पार्ट में 6 किताबें हैं, यानी कि 18 बुक्स में है। और इसे कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा गया है। टॉम जोन्स को कहा गया है कॉमिक एपिक इन प्रोज। इट इज कॉल्ड कॉमिक एपिक इन प्रोज बाय हेनरी फील्डिंग। कॉमिक एपिक इन प्रोज इन्होंने इसको कहा है। वैसे तो इसको जो है ये टर्म ओरिजिनली जो अप्लाइड होती है वो जोसेफ एंड्रयूज के लिए है, मगर इसको अभी कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा है। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ द पिंडारिक ओड्स इन इंग्लिश? कीट शेले, ग्रे, ड्राइडन। सबसे इंपॉर्टेंट जो राइटर है वो है ग्रे, जिन्होंने प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और बार्ड जो है वो पिंडारिक ओड्स लिखे हैं। प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और बार्ड जो है ये पिंडारिक ओड्स हैं। द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी एंड द बार्ड, ये दोनों जो हैं पिंडारिक ओड्स है, ग्रे के द्वारा लिखे हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुए हमारे लिटरेचर के क्वेश्चंस। अब हम लोग करते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शी क्विकली पिक्ड अप हर बुक्स एंड लेफ्ट। इन द अबव स्टेटमेंट द वर्ड क्विकली बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नन ऑफ दीज। शी क्विकली पिक्ड अप हर बुक्स, तो क्विकली, तो यहाँ पर ये देखिए शी पिक्ड, शी पिक्ड, पिक्ड क्या है? दैट्स अ वर्ब। उस पे जब उस वर्ब को मॉडिफाई जो कर रहा है वो क्विकली, और जवाब किसका दे रहा है? हाउ का। तो ये क्या हो गया? दैट इज एन एडवर्ब, दैट इज एन एडवर्ब। This is a depressive time to be living here. In the above word, the word depressive belongs to which one of the following? तो depressive time, अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो time है that's a noun,
और जो नाउन के बारे में कुछ भी बताए वो क्या होता है, दैट इज एडजेक्टिव। तो ये इसका आंसर है एडजेक्टिव। वी आर गोइंग टू सिंग एंड प्ले एट द कैंप, तो प्ले किस में आता है? यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ ये जो गोइंग है इसके बाद ये भी जो है वो वर्ब है, इन्फिनेटिव है, और एंड के बाद बेयर इन्फिनेटिव लगता है। बेयर इन्फिनेटिव लगता है तो वर्ब ही, तो ये कौन सी फॉर्म है, दैट इज वर्ब। सिनोनिम ऑफ अवर्ट इज फेस, परमिट, प्रिवेंट, नन ऑफ दीज। तो अवर्ट का जो सिनोनिम होगा दैट इज प्रिवेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। होने से रोकना, तो इसके ये है दैट इज अवॉइड, फेंड ऑफ, फोरफेंट, ये सारे इसके जो हैं वो मीनिंग्स हैं वर्ड के। टू कीप फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग एक्शन इन एडवांस, किसी चीज को होने से रोकना, तो ये है आपका वर्ड। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज prepositions link a dash to another word or sentence part। prepositions किसको लिंक करते हैं? prepositions अगर आप यहाँ पर ये देखें तो ये जैसे मैंने यहाँ पर ये बोला द बुक इज ऑन द टेबल, तो आप यहाँ पर देखिए कि जो preposition है यहाँ पर ये है कि ये इस तरीके से मैंने लिखा, या मैंने लिखा कि डिवाइड दिस दीज, या डिवाइड दिस स्वीट बिटवीन यू एंड मी। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन जो लगता है वो नाउन प्रोनाउन के पहले, नाउन प्रोनाउन जेरेंड के पहले लगता है और उसे सेंटेंस के अन्य वर्ड्स के साथ ज्वाइन करता है। तो अब आप यहाँ देखिए वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, मगर नाउन खाली नाउन को नहीं जोड़ता है, उसके और भी जो है वो वर्ड्स को जोड़ता है। तो इसीलिए इसका आंसर है दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। सिनोनिम ऑफ एरेटिक इज अनचेंजिंग, अनप्रेडिक्टेबल, या स्टेडी, नन ऑफ दीज। तो इसमें से एरेटिक का, पहले एरेटिक का मीनिंग जान लीजिए। सिनोनिम ऑफ एरेटिक, तो एरेटिक का दैट इज अनचेंजिंग, अनप्रिडिक्टेबल, स्टेडी और नन ऑफ दीज। तो भाई एरेटिक का सिनोनिम जो होगा दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, जिसका कोई पहले से किसी चीज़ की के बारे में कहा नहीं जा सकता, उसे कहा जाता है एरेटिक। और कोई साधारण सा मीनिंग देख लेते हैं। तो एरेटिक है दैट इज अनिश्चित, सन की, मनमौजी, अनप्रडिक्टेबल। और हिंदी में भी मैंने बताया आपको, द पर्सन हु इज नॉट सर्टेन, अनऑर्गेनाइज्ड और नॉट रेगुलर। द आंसर इज अनप्रडिक्टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ मॉडेस्ट, अनहैप्पी, कंसीटेड, सालन, नन ऑफ दीज। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, विनीत को बोलते हैं। तो महाघमंडी किस्म के व्यक्तियों को क्या बोलेंगे, कंसीटेड। तो आंसर इज कंसीटेड। एंटोनिम ऑफ एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद, स्टेट ऑफ ब्लिस। हेट, एग्नी, लैंग्वर, नन ऑफ दीज। तो एक्सटेसी बहुत खुश, तो एग्नी होता है दुख, तो इसका एंटोनिम होगा दुख, एंटनी, एग्नी सॉरी। I can't figure out dash gave me this gift. I can't figure out what. पहली बात, ये जो जवाब दे रहा है ये what का जवाब दे रहा है, तो ये क्लॉज कौन सा हुआ, दैट इज अ नाउन क्लॉज। लेकिन ये स्टार्ट किससे हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो आपका यहाँ पर कंजंक्शन लगना चाहिए वो क्या आएगा, हु। यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में नहीं बता रहा। आई कांट फिगर आउट हु गेव मी दिस गिफ्ट, तो ये नाउन क्लॉज है। यू नो यू हैव गॉट डैश द फैमिली। तो यहाँ पर वैसे तो ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि अगर आपको
कंपैरिजन करना होता है, सुपरलेटिव डिग्री लगानी होती है, तो वो उसके साथ आपको ग्रुप देना जरूरी है, बट द ग्रुप हैज़ नॉट बीन गिवन। तो यह है, यू हैव गॉट द नाइसेस्ट फैमिली, तो दैट इज द नाइसेस्ट। यू हैव गॉट अ नाइस फैमिली होता, वैसे तो मैं यहाँ पर वो भी लगा सकती थी कि नन ऑफ दीज भी आ सकता था क्योंकि ग्रुप नहीं था, मगर चलिए कोई बात नहीं। वॉट इज विच इज डैश रिवर इन द वर्ल्ड। अब देखो इन द वर्ल्ड है, ग्रुप दे दिया है, तो उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, तो द वाइडेस्ट आएगा, है द वाइडेस्ट, the widest river in the world. Now, your conduct was not consistent dash your usual politeness, consistent with कि तुम्हारी जो व्यवहार था वो तुम्हारे politeness के साथ मैच नहीं करता, consistent नहीं था, तो that is with your usual politeness. By whom was the chair stolen। अब ये सेंटेंस देखिए, ये पैसिव में लिखा है, एक्टिव में करना है। बाय whom, who और स्टोल द चेयर आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में है, तो जो पास्ट में है उसको देखिए, हु स्टोल द चेयर। ही हैज़ हेल्प्ड दीज चिल्ड्रन, तो इसमें पैसिव देना है, दीज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, तो देख लीजिए दीज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, तो ये ए होगा इसका आंसर। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, तो ये जो है उन्हीं में से एक है। ही हेल्प्स मी, तो इसका पैसिव बनाना है, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, तो ये है दैट इज ए, दैट्स ए, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। हो गए क्वेश्चन खत्म। तो चलिए बस आज का सेशन यहीं तक था। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे, और बाकी अभी मैं आपसे कल मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। बीपीएससी की तैयारी मैं करवा रही हूँ, और भाई अभी फीमेल की डेट भी नहीं आई है पीजीटी के लिए, सीट्स भले ही कम थी मगर फिर भी एग्ज़ाम देने में क्या दिक्कत है, तो तैयारी तो मैं करा ही रही हूँ, और ये बीपीएससी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।